नमस्कार, मैं हूं राजीव निशाना। इंडियन मीडिया वेलफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने दो ऐसे डॉक्टर जो देश के ज्यादातर सभी बड़े बड़े नामी अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और इस समय कोरोना काल के अंदर मुझे लगता है कि अगर इंसानियत का दौर है तो डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। तो ऐसे ही डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अतुल मित्तल, जो इस समय फोर्टिज मेमोरियल रिसर्च सेंटर जो है गुरुग्राम में, वहां पर डायरेक्टर हैं और कई बड़े संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और लगभग 25 साल से ज्यादा का इनको अनुभव है। इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़े हुए हैं, दो डायरेक्टर के साथ साथ एचओडी हैं मेडिसिन में। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब भी कई बड़े बड़े अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर, कोरोना काल के अंदर आप सभी को इंडियन मीडिया वेलफेयर की तरफ से शुभकामनाएं और सलाम करते हैं। हम लोग सल्यूट करते हैं आप लोगों को कि वाकई कोरोना वॉरियर्स हैं आप लोग। लोगों के मन में ये हो गया है कि कहीं ना कहीं जो है ब्लैक फंगस हम कह रहे हैं इसको। अभी डॉक्टर जो रणदीप गुलेरिया हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि इसको जो है इसके असली साइंटिफिक नाम से जाने, म्यूकोमाइकोसिस के नाम से जाने इसे। तो क्या कारण है, क्या इससे डर पैदा कम होगा या क्या कारण लगता है आपको? राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हमारे को अपने समक्ष हमारी बात रखने के लिए, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हम लोगों ने काम किया है वैसे ही आपने जो अद्भुत काम किया है लोगों को अवेयर करने के लिए। आज जो लोग कोरोना के बारे में जानते हैं, अच्छा, वो आपके प्रयासरत हैं। आपकी लेखिका से जो लोगों को आपने विचार बदले हैं और उनको मोटिवेट रखा है इस कोरोना काल में, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं रोज पेपर पढ़ के जिस प्रकार की साइंटिफिक नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाते हैं वो एक अद्भुत प्रयास है और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। अब रही बात म्यूकर माइकोसिस की, देखिए म्यूकर माइकोसिस रणदीप गुलेरिया जी का बिल्कुल सही है। पब्लिक को, पत्रकारों, साइंटिफिक कम्युनिटी को उसके नाम से जानना सबसे ज्यादा आवश्यक है। जो ब्लैक फंगस की जगह म्यूकर माइकोसिस होना चाहिए, क्योंकि वो एक देश की छवि बनाता है, वो एक साइंटिफिक नॉलेज की तरफ लोगों को प्रेरित करता है और हेल्थ को प्रमोट करता है। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका नाम ब्लैक फंगस आया कहां से। जब भी फंगस, क्योंकि फंगस एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है और हम जैसे ब्लड कैंसर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट डॉक्टरों के लिए कोई नई चीज नहीं है। ये पिछले 15-20 साल से चल रही है, 100 साल से प्रेजेंट है। हम जानते हैं कि फंगस एनवायरमेंट में है और जैसे ही आपकी प्रतिरोधक क्षमता, लड़ने की क्षमता कम हुई, जहां नजर चूकी दुर्घटना घटी, वैसी वाली हालत। इम्यूनिटी सप्रेस हुई स्टेरॉइड की वजह से, डायबिटीज की वजह से, और म्यूकर माइकोसिस ने अपना घर हमारे शरीर में बना लिया और उस बना के हमारे ही सिस्टम से हमारी ही शुगर खा के हमारे सेल्स को मार दिया। जो सेल मरे वो काले कलर के दिखते थे क्योंकि वो गुच्छा होता था। तो नाक में, मुंह के अंदर जो ये सेल दिखते थे, मरे हुए सेल, डेड सेल, वो काले होते थे। तो लोगों ने सोचा कि ये फंगस काली होती है, जबकि फंगस काली नहीं होती। राजीव जी, फंगस का तो अलग कलर हो सकता है, अलग भाव हो सकता है, बट कलर के बेसिस पे फंगस को पहचानना मुश्किल है, क्योंकि इस फंगस के साथ में एस्परजिलस हो सकता है, कैंडिडा हो सकता है, और भी विभिन्न प्रकार की फंगसेस हो सकती हैं जो अपने अपने कलर के नाम से जानी जाती है और अपने एक विभिन्न प्रकार की कलर होता है। इसीलिए बीमारी का नाम म्यूकर माइकोसिस से उसकी चाल, ढाल, रंग, रूप और मरीज को क्या एक्सपेक्ट करना है वो पता चलता है। इसीलिए जो ये हम इतने दिन से कह रहे हैं, आज जो रणदीप गुलेरिया जी ने इको करी कि हमारे सारे पत्रकार बंधु से म्यूकर माइकोसिस कहेंगे, कैंडिडा कहेंगे सफेद फंगस वाले को, और एस्परजिलस कहेंगे, इससे लोगों के मन में सही भाव समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि कोरोना नहीं जा रहा, कोरोना यहीं रहेगा। स्टेरॉइड फिर लगेगी, स्टेरॉइड आपको फिर आगे बढ़ाएगी। अगली बार म्यूकर ना हो, इसके लिए म्यूकर माइकोसिस को जानना, पहचानना, इस बहरूपिये को समझना आवश्यक है। और इसी के लिए आपकी पत्रकारिता, आपकी लेखिका और आपके शब्दों की पकड़ इन लोगों को समझा पाएगी, जनमानस में चेतना डाल पाएगी। बिल्कुल, आपकी बात सही है। डॉक्टर अतुल मित्तल, सवाल आपसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको इसका साइंटिफिक नेम से जानना चाहिए, लेकिन एक आम आदमी है, कहीं ना कहीं उसको बोलने में, समझने में बहुत टाइम लग जाएगा।
तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्या लगता है कि कितना खौफ है, और क्या ये नाक से, मुंह से और कान से होने की संभावना बनती है? ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि म्यूकर माइकोसिस एक इसका साइंटिफिक टर्म होता है म्यूकरेल्स। ये एक ऑपोर्चुनिस्टिक फंगस है जो कि नाक में नॉर्मली भी रहती है, ठीक है। जब बॉडी का डिफेंस सिस्टम कम हो जाता है तो ये आपके नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को इन्वेड करती है। अब ये कैसे इन्वेड करती है? ये एंजियो इन्वेजन कहते हैं इसको। एंजियो इन्वेजन का मतलब है कि ये ब्लड सप्लाई को बंद कर देती है उस जगह की। जब वो ब्लड सप्लाई बंद कर देती है तो जो एरिया जहां पर ये अफेक्ट करती है वो एरिया डेड हो जाता है, और डेड होके डेड टिश्यूज के ऊपर ये ग्रो करती है। तो इसीलिए जब वो डार्क डेड हो जाता है तो वो ब्लैक हो जाता है, तो ब्लैक को इसको कहते हैं ब्लैक फंगस। जो ब्लैक फंगस इज अ वेरी लेमन टर्म। ब्लैक फंगस कोई वो नहीं है कि ब्लैक फंगस कोई हमारे नॉमेनक्लेचर में यहाँ पर कहीं पर भी साइंटिफिकली लिखा होता है। इसका असली नाम म्यूकरमाइकोसिस ही है, और ये बहुत ही भयानक फंगस है, बहुत जल्दी ग्रो करती है। इसके जो मेन स्ट्रक्चर है जहां ये ग्रो करती है वो नाक, साइनस के अंदर, आंख में, दिमाग में और लंग्स में, यहाँ अक्सर ये पाई जाती है। कम केसेस में ये आंतड़ियों में भी पाई जाती है। तीसरा, जो भी म्यूकरमाइकोसिस के जो पेशेंट अभी आ रहे हैं वो केवल इसलिए आ रहे हैं कि हमने कोरोना के अंदर या तो उन्होंने दवाइयां ढंग से नहीं ली, या ली तो स्टेरॉइड्स की जिसको जरूरत नहीं उसने ली, किस मात्रा में लेनी थी वो नहीं देखा गया, और डायबिटीज को या शुगर को साथ में कंट्रोल नहीं किया गया। मेन फैक्टर शुगर का था, शुगर बढ़ गई, उनको मालूम ही नहीं था कि उनको डायबिटीज है। किस डोजेज में स्टेरॉइड लेने थे उनको मॉनिटरिंग नहीं की गई, तो इसलिए ये केसेस क्लियर अप हुए। स्टेरॉइड को ब्लेम नहीं करना चाहिए। स्टेरॉइड एक दवाई है जो कि लाइफ सेविंग दवाई, बट इसका यूज हमें बहुत ध्यान से करना है। एक व्यक्ति को, आम आदमी को किस तरह समझना चाहिए कि वो जो है ब्लैक फंगस के चंगुल में आ चुका है? कोरोना ने एक तरफ तो इंसान को मास्क पहनाया, बट कोरोना ने दूसरी तरफ बहुत चीजें अनमास्क कर दी। उसमें थी शुगर। हमारे खुद के डॉक्टर अतुल मित्तल के नेतृत्व में जो म्यूकरमाइकोसिस क्लिनिक में मरीज आए, उनमें 40% को तो यही नहीं पता था कि उन्हें शुगर की परेशानी है। तो कोरोना ने एक चीज तो अनमास्क करी, है ना। अब कॉमन आदमी जब वो पढ़ेगा, वो समझेगा, तो उसके में मन में भय आएगा। हमको स्टेरॉइड को जुडिशियस यूज का बताते हुए, सही डोज में, सही मात्रा में, सही दिनों तक यूज करने की परिभाषा को बताते हुए स्टेरॉइड के अच्छे प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों बताना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोरोना की लड़ाई में हम स्विंग करें। इस बार हम म्यूकरमाइकोसिस से लड़ रहे हैं, अगली बार भय के कारण स्टेरॉइड ना लेने पे कोरोना के कारण मृत्यु हो जाए। आम आदमी जो कोरोना से ग्रसित हुआ है या कोरोना काल से निकला है, ऐसे बोलना चाहिए, जो कोरोना काल से निकला है, उसके सर में दर्द होता है, एक तरफ दर्द होता है, दोनों तरफ दर्द होता है, आंखों से पानी आता है, आंखों की विजन चली जाती है, नोज टफीनेस हो जाती है, नाक भर जाती है, नोज से ब्लीडिंग होती है, माउथ के अंदर काले धब्बे दिखते हैं, नोज के अंदर काले धब्बे दिखते हैं, एक आंख सूज जाती है, दांत हिलने लगता है, दांत में परेशानी आती है। तो ये सारे लक्षण म्यूकरमाइकोसिस के हो सकते हैं। अब कई केसेस लंग के भी आ रहे हैं, जिसमें खांसी चल रही है, बुखार चल रहा है, खांसी में खून आ रहा है, ये खांसी ये लंग की है। तो सस्पिशन होना, तो लेखिका में सस्पिशन डालना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितनी जल्दी हम म्यूकर को पकड़ेंगे उतनी जल्दी हम उसको ठीक कर पाएंगे।
तो ये निम्नलिखित चीजें जो अपने डिस्कस करी, ये वाले पोर्शन में दर्द हो, इस पोर्शन में कोई नया सिम्टम आए जो परसिस्ट करे, वो म्यूकर हो सकता है। अपने डॉक्टर से, नियरेस्ट डॉक्टर से संबंधित चीजों को लेके जरूर मिले। क्या ब्लैक फंगस जो है वो सिर्फ कोरोना पेशेंट को आता है या एक किसी भी इंसान को हो सकता है? कोई ऐसा भी एक आ रहा है? क्योंकि ज्यादातर अब तक यह है कि जिसको शुगर होता है या उन्होंने कोई और कुछ बीमारी से ग्रस्त है तो ही वो व्यक्ति जो है इसका शिकार होगा। राजीव जी बहुत ही उम्दा सवाल पूछा। कोरोना ने, मैं जैसे कहा ना, अनमास्क कर दिया, उसने म्यूकर माइकोसिस को फ्रंट पे ले आया। एक स्टडी बताती है 2013-2014 की पीजीआई से, जो कहती है हिंदुस्तानियों को 70% विदेशों के मुकाबले ज्यादा रिस्क है म्यूकर का। 70%। बहुत बड़ा ये रिस्क है। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि डायबिटीज। दूसरी परेशानी, हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज, ट्रॉमा, बर्न्स, ब्लड कैंसर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, एप्लास्टिक एनीमिया, इन सबको रिस्क है म्यूकर का। बस सबसे ज्यादा राइनो सेरिब्रल म्यूकर माइकोसिस, राइनो मतलब नोज, सेरिब्रल मतलब ब्रेन, म्यूकर माइकोसिस 50% में डायबिटीज वाले लोगों को होती है। तो राजीव जी, अगर आपको कोरोना हुआ है और आपको डायबिटीज नहीं है तो 0% चांस है कि आपको म्यूकर होगा। और म्यूकर आता कहां से है? ये तो एनवायरमेंट में है। ये कहां से आता है, कहां को जाता है? ये अपने पास है। आप सूंघ रहे हैं, मैं सूंघ रहा हूं। अच्छा। ये जहां पे रॉटन चीजें हैं, जहां पे चीजें सड़ रही हैं, पानी रुका हुआ है, वहां चीजें सड़ रही हैं, जहां पे खाद है, मेन्योर है, जहां पे फार्मिंग हो, म्यूकर वहां पे उगती है। तो अगर आपको, राजीव जी, मैं और आप म्यूकर के कमरे में, घर में भी बैठ जाए तो भी म्यूकर हम दोनों को नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि यह है अछूत की बीमारी नहीं है। कहते हैं कि ये छूने से नहीं होगा। बिल्कुल। अगर मेरे को म्यूकर है और हम दोनों खाना खा रहे हैं तो आपको नहीं होगा। जब तक आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम नहीं होगी, जब तक नोज की त्वचा खराब नहीं होगी या ब्रीच नहीं होगा, तब तक म्यूकर नहीं होगा। ये हमारी जो त्वचा है ना, नाक के अंदर की त्वचा जो है, ये जब भी ड्राई होती है, स्टीम से टूटती है, म्यूकर वहां बैठता है। डायबिटीज कॉकटेल बनाता है एसिड का। एसिड, वहां पे एसिडोसिस होता है, एसिड बनता है और म्यूकर ग्रो कर जाती है। तो इसलिए आम आदमी को घबराना तभी है जब या तो उसको पता हो शुगर है, और नहीं तो शुगर चेक करवाइए, शुगर के अगेंस्ट युद्ध लड़िए। ये मेरा आग्रह है। बिल्कुल, शुगर के अगेंस्ट हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा। डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, मित्तल जी के। डॉक्टर मित्तल, मास्क इस समय पे कोरोना ने लगवा दिया, मुंह और हमने नाक तो ढक लिए, क्या ऐसा भी है कान के थ्रू भी हमारे को कोरोना होने की संभावना है, या जो है माइकोसिस जो है उसकी संभावना बन जाती है? कानों में म्यूकर माइकोसिस कभी नहीं आएगी। कानों में जो बीमारी आती है वो नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन, लोकली अंदर कान के अंदर इन्फेक्शन है, आउटर ईयर में आएगी, वो आएगी। ये जो म्यूकर माइकोसिस है वो लोकल इन्वेजन होता है, वो तभी होगा जब डेड टिश्यू उसको मिलेगा। और डेड टिश्यू 2 तरीकों से मिलता है। एक तो डायबिटीज के कारण वहां पर नेक्रोसिस हुई। सेकेंडली, जो राहुल जी ने बोला अभी कि जिनको बहुत ज्यादा तेजी से स्टीम लिया, या जिनको ऑक्सीजन लगी, ड्राई ऑक्सीजन लगी, ड्राई ऑक्सीजन के कारण लोगों को क्रस्टिंग हुई। क्रस्टिंग के कारण वहां पर छोटी छोटी जगहों पर डेड टिश्यू मिला और वहीं पर ही म्यूकर माइकोसिस मिली। 3 तरह के कहा जाता है कि ब्लैक फंगस आ गए। जैसे ब्लैक फंगस हुआ, उसके बाद एक आया कि व्हाइट फंगस आ गया, फिर एक आया कि अभी लेटेस्ट जो है येलो फंगस जो है वो घर बना रहा है अपने। तो क्या कहा जाए, ये अलग अलग कलर के होते हैं या एक ही है वायरस जो है? नहीं। बेसिकली ये तीनों फंगस पहले से है। ये कलर स्कीम से हम डिफरेंशिएट नहीं करते। तीनों का अपना अपना इन्वेजन होता है, तीनों का अपना अपना जहां पर इन्होंने इन्वेट करना है उनकी जगहें हैं। क्योंकि कैंडिडाइसिस जो होती है वो भी एक ऑपर्चुनिस्टिक फंगस है, वो व्हाइट होती है।
एस्परजिलोसिस जो होती है वो येलो होती है। म्यूकरमाइकोसिस जो कि नर्व्स और आर्टरीज की सप्लाई के थ्रू जाती है तो वो डेड सप्लाई कर देती है, तो वो ज्यादा इन्वेजिव होती है। इन्वेजिव नेचर में फर्क होता है। और जब भी बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी, जब भी बॉडी का अपनी बॉडी को उसके कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता कम होगी, तभी ये इन्वेट करेंगे, अदरवाइज ये हर जगह पाई जाती है। बिल्कुल। अंजलि भाटिया डायबिटीज में पाई जाती है। अंजलि भाटिया हमारे पत्रकार साथी हैं, वो भी कुछ सवाल करना चाहती हैं। इस समय रिपोर्टिंग पे हैं, उसके बावजूद ही सवाल कर रही हैं। हाँ जी, नमस्कार निशाना जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अभी जो ब्लैक फंगस और येलो फंगस जो निकल कर आ रहा है, ये जो हमारी सीधा आंखों पर इफेक्ट कर रहा है, तो इसके पीछे क्या कोई ना कोई, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स के जो हम लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल हुए, उनको सफाई नहीं की गई, या उनके ऊपर जो एक ब्लैक कहते हैं कि उसकी कैप के ऊपर ब्लैक कलर का वो जम जाता है, उसकी वजह से ये सब चीजें निकल कर आ रही हैं। कुछ हमारा मास्क जो है, जो हम लोग उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते, यानी कि एक मास्क को बार बार यूज करते हैं, क्या ये कहीं ना कहीं ये तो फैक्ट नहीं पड़ रहे? अंजलि जी, जैसा हमारा देश है हाइजीन में, अपने को यहाँ से दूर बैठ के लगता है कि अमेरिकन और यूरोपियन बहुत अच्छे हैं, वो भी हमारे जैसे ही हैं। आम जनता का आईक्यू शायद हमसे भी कम होगा। अंजलि जी, इसमें बहुत डिबेट हुई कि क्या ऑक्सीजन जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन दी गई उसके माध्यम से हुआ, ये रिसर्च का विषय है, पर अभी तक प्रूव नहीं हुआ क्योंकि उसमें स्पोर्स नहीं आए। दूसरी चीज, जो मास्क है, मास्क इतना गंदा हो जाए कि उसमें स्पोर्स म्यूकर के आ जाएं और आप फिर इनहेल कर लो, वो भी प्रूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक टिश्यू इंजरी नहीं होगी, एसिड नहीं होगा ग्रो करने के लिए, म्यूकर ग्रो नहीं कर पाएगा। आप और मैं दिन रात रिपोर्टिंग करते हुए म्यूकर झेल रहे हैं, म्यूकर ले रहे हैं, पर आप में और मुझ में क्यों नहीं हुआ? माइल्ड म्यूकर वाले में क्यों नहीं हुआ? क्यों हिंदुस्तान में बिना म्यूकर हुए भी 70 गुना ज्यादा रिस्क था म्यूकर का? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जिसमें स्पोर बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं, इसके साथ में डायबिटीज, ये कारण बहुत बड़े हैं जिसकी वजह से म्यूकर का इतना बड़ा सैलाब, 8,800 केसेस का सैलाब आया। तो हमारे को ये भी सोचना है कि म्यूकर का अगली बार ना आए। क्या उसके लिए दवाई से प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या शुगर बेटर मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि कोरोना नहीं किया, कोरोना के केसेस आते रहेंगे। जनवरी में जब सबसे न्यूनतम पे था, तब भी 10,000 केसेस आते थे, तब भी लोग अस्पताल में भर्ती होते थे। पहले चरण में डायबिटीज को कंट्रोल करना, जो स्टीम बार बार लेते हैं उसको रोकना, नोज के ट्रॉमा को बचाना, और स्टीरॉइड का सही यूसेज के बारे में जनता को आगाह करना। जी डॉक्टर साहब, मैं एक बार आपसे ये जानना चाहता था कि जो, क्योंकि हम लोग स्पेशली ब्लैक फंगस पे चर्चा कर रहे हैं, तो ब्लैक फंगस जो है ये ड्यूरिंग द कोविड पीरियड ही होने के चांसेस हैं, या पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स हैं उसमें कितने लंबे समय तक ये डर बना रहता है कि आप जो है ब्लैक फंगस या और किसी फंगस के इन्फेक्शन में आप आ सकते हैं पोस्ट कोविड? देखिए, ब्लैक फंगस कोई ऐसी चीज नहीं है कि क्योंकि अभी आई है, ये पहले भी थी, आगे भी रहेगी। कोविड में जो ये ब्लैक फंगस जो बढ़ी है, वो केवल इसलिए बढ़ी है कि एक तो कोविड के कारण हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वैसे फॉल करी, ऊपर से इरेशनल स्टेरॉइड्स दिए गए और हमारी शुगर लेवल्स बढ़ गए। जो केसेस हमने देखे हैं ब्लैक फंगस के और अब म्यूकरमाइकोसिस के, वो हमने 16, 17, 18वें दिन से शुरू होते हैं। अच्छा, अब दे कैन गो अप टू, अभी तक जो लास्ट स्टेज पे देखा है वो 1 महीने तक, 30 डेज प्री कोविड तक हमने देखे। ये केसेस मेरे पास एक एवरेज, जो मेरे पास 40-50 केस अभी मैं ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें से ये लोगों का एवरेज पीरियड है। कई पेशेंट ऐसे भी हैं जो 8 से 10 पेशेंट हमने ऐसे भी ऑपरेट किए जिनको एक्टिव कोविड बीमारी है और उनको म्यूकरमाइकोसिस हो गई है, और हमने ड्यूरिंग मतलब प्रॉपर कोविड के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से उनको ऑपरेट किया है। तो हम ये मान सकते हैं कि पोस्ट कोविड में अगर 1 महीना बीत जाता है तो उसके बाद इन सब चीजों का खतरा कम हो जाता है? उसके बाद भी रह सकता है, प्रोवाइडेड हमने अपनी शुगर, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी उसको प्रोटेक्ट करके रखी, हमने उसको ठीक करके रखा। अगर हम अपनी शुगर को डिसबैलेंस कर देंगे
एक बार अगर इन्फेक्शन शरीर में आ जाएगी तो शुगर भी बढ़ेगी और म्यूकरमाइकोसिस भी बढ़ेगी। हमें दोनों को बैलेंस बना के रखना। सर थैंक यू वेरी मच। हमारे एक साथी और सवाल करना चाहते हैं। तो इसका सेफ पीरियड कोई नहीं है, मतलब आपने बताया कि 1 महीने बाद भी हो सकता है और उसके आगे भी हो सकता है। ये बॉडी की इम्यूनिटी खराब है या आपकी डायबिटीज स्टेटस ठीक नहीं है तो डेफिनेटली कभी पहले भी होता था, म्यूकरमाइकोसिस पहले भी होता था। किन लोगों को होता था? इसका पूरा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज कंट्रोल से इसका पूरा लेना देना है। जो अभी तक केसेस देखे गए हैं वो सारे डायबिटीज वाले ही थे। श्वेता जी 1 से 1.5 महीने बाद जब स्टीरॉइड के दुष्प्रभाव चले जाते हैं तो 1 से 1.5 महीने बाद रिस्क कम हो जाता है, पर 0 नहीं होता। 3 लोगों को समझिए, एक जो डायबिटिक थे वो हमेशा प्रीडिस्पोज रहेंगे, एक आदमी वो जिसको स्टीरॉइड की वजह से शुगर बढ़ी, स्टीरॉइड बंद हुई, शुगर ठीक हुई, उसको रिस्क ऑलमोस्ट 0 हो गया। एक आदमी ऐसा है जिसको प्री डायबिटिक था, स्टीरॉइड देने के बाद वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो गया, उसका रिस्क 1.5 महीने तक रहता है जब तक वो अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं करता। तो आप मोटी बात पब्लिक को ये बता सकते हैं 1 से 1.5 महीने बाद तक स्टीरॉइड के रिस्क रहता है म्यूकरमाइकोसिस के आने का। सर ये डायबिटीज का क्या मतलब, इसके क्या है, कितना कंट्रोल होना चाहिए डायबिटीज, मतलब कितना इसका लेवल? मैडम डायबिटीज में शुगर 110 से नीचे होनी चाहिए, फास्टिंग शुगर, और ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जो 3 महीने का मापदंड होता है वो 6 साढ़े 6 तक होना चाहिए। एक केस अभी डॉक्टर अतुल मित्तल ने देखा है जिसने कहा कि मुझे कोविड हुआ, मैंने स्टीरॉइड नहीं ली, मैंने ऑक्सीजन भी नहीं ली, फिर भी मुझे म्यूकर क्यों हुआ? उसका आंसर था उसका ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 10 था, उसे पता ही नहीं था कि उसे डायबिटीज है। तो मैंने क्या कहा, कोरोना ने अनमास्किंग ऑफ डायबिटीज भी कर दिया है। जो टेस्ट होता है 3 मंथ्स की जो शुगर आपका लेवल चेक करता है वो टेस्ट कराना चाहिए उसमें। HB1AC यस। डॉक्टर साहब हमारे कुछ और साथी भी एक सवाल करना चाह रहे थे, बहुत देर से शायद वो अपनी पत्नी को लेकर के चिंतित हैं। हाँ पूछिए आप। कि वाइफ को एलर्जी की काफी ज्यादा शिकायत है, तो कहीं ये ना हो कि वो एंटीबायोटिक से ज्यादा प्रॉब्लम है, एंटीबायोटिक जो भी दवा खाती हैं या लेती हैं उससे उन्हें एलर्जी हो जाती है, काफी शिकायत रहती है। तो मैं ये चाह रहा था उन्हें वैक्सीनेट अगर हम करते हैं, वैक्सीन टीका लगवाते हैं, तो उससे ये ना हो कि कोई बॉडी में शिकायत हो या कोई आगे तक घबराने वाली बात हो। कि आज वैक्सीन को लेकर के लोगों के मन में कहीं ना कहीं चिंता हो सकती है कि क्या वैक्सीन लगवाने से भी फंगस हो सकती है? एग्जैक्टली ये भी सवाल। तो हरीश जी वैक्सीन प्लीज लगवाइए। कोई तरीका नहीं है दुनिया में ये जानने का कि मुझे वैक्सीन से एलर्जी बढ़ेगी या घटेगी। आप ऐसे तराजू में तोलते हो, वैक्सीन के बाद एलर्जीज होती भी हैं तो आप उसको दवाई के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए बिना डर के, बिना हिचकिचाहट के आप लगाइए। हमारे खुद के स्टाफ जिनको सोरियासिस था, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर था, उन्होंने कोविशील्ड लगवाई है, कोई परेशानी नहीं हुई। कोविशील्ड कोवैक्सीन जो मिल सकती है वो जाके लगवा लीजिए। मेरी प्रेफरेंस कोवैक्सीन की रहेगी क्योंकि एलर्जी है, इसलिए हम नहीं जानते कि कैसा बिहेव होगा। और किल्ड वायरसेस के हमारा इतिहास बहुत पुराना है, इसलिए उसको मैनेजेबल है। वैक्सीन लगाने से फंगस नहीं फैलती, फंगस आपके लोकल कॉजेस और डायबिटीज से फैलती है, ये ध्यान रखना आवश्यक है। टीका सबको लगवाना है। जो पहले और काफी सारी बीमारियां थी, आई फ्लू और पेट दर्द, काफी सारी बीमारियां थी, वो सब अब उनके साथ मुझे लग रहा है कि कोई अत्याचार नहीं हो रहा है उन बीमारियों के साथ, क्योंकि अब हम किसी भी बीमारी को देखने के लिए, दिखाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने ये नोटिस किया है। मुझे अभी पीछे पेन हुआ स्टोन का, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, डॉक्टरों ने हाथ तक नहीं लगाया, ना उन्होंने कोई देखा, बस सिम्टम पहचान के वजह क्या हो सकती है और बस दवाई लिख दी। लेकिन वो दवाई लिख के उस टाइम तो आराम हो गया, लेकिन वो कुछ दिन में फिर दोबारा वापस आ गया, लेकिन फिर भी देखने के लिए तैयार नहीं है। विनोद जी आपने बिल्कुल सही बोला। विनोद जी मेरा अगर आपने ट्वीट देखा हो तो मैंने लिखा था बहुत दिन पहले कि स्टेथोस्कोप और हाथ लगाने की प्रक्रिया कोरोना ने मृत कर दी, क्योंकि जितना भय आप में है उतना ही भय सब में है। पहली चीज।
दूसरी चीज, अगर मैं आपको देखूं इस तरह से सवाल को जवाब दूं, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस और जो बाकी इन्फेक्शन थे वो कम हो गए। जी क्यों? क्योंकि लॉकडाउन हुआ, मास्क रहा, दूर रहे, हमने हाथ धोना चालू कर दिया। पर विनोद जी, जैसे जैसे टीकाकरण बढ़ेगा वैसे वैसे लोग आपको वापस आके मिल भी पाएंगे, देख भी पाएंगे। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। डर और भय ने शायद कहीं ना कहीं हमारी साइंस पे रूल कर रखा है, शायद वही कारण है जिससे ये परेशानी हो रही है। मैं अभी भी अपने चेंबर में मास्क के बिना मरीज देखता हूं, उनको देखने की कोशिश करता हूं। ये आला आज भी इसलिए लगा रखा है क्योंकि चेस्ट सुनना जरूरी है। ये जो आपको जो भय आ रहा है कि हमने बाकी बीमारियां कहीं छुप गई हैं, सारी बीमारियां हैं, सब कुछ है, लेकिन एक डॉक्टरों का फोकस, हॉस्पिटल का फोकस इस महामारी की तरफ चला है। लेकिन डॉक्टर साहब, बीमारियां वापस आएंगी, ये सब रहेंगी, कोरोना भी वापस रहेगा, कोरोना एक पैंडेमिक की तरह रह जाएगा हमारे पास। फॉर्चुनेट चीज है, मेरे को लगता है कि अपने को उनपे क्षमा याचना देके आगे बढ़ना चाहिए। पूरी सोसाइटी, हर जना अपने अपने व्यवहार से, अपने अपने डर से इस समय एक्ट कर रहा है। कुछ अच्छे भी मिलेंगे, कुछ ऐसे भी मिलेंगे, तो अपने को उनको क्षमा देके आगे बढ़ना चाहिए। पॉइंट वेल टेकन है। डर, कोरोना का डर हमें नहीं रोक सकता, हम कोरोना को हराएंगे, ये बात पक्की है। एक मीडिया साथी ने सवाल किया है कि सबसे पहला सिम्टम्स क्या नजर आएगा? सबसे कॉमन चीज है हेडेक, हेडेक और हेडेक, और नाक में और नाक के अराउंड दर्द होना। डॉक्टर अतुल मित्तल कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? डॉक्टर साहब, क्या नाक में दर्द होना, सर में दर्द होना या गले में दर्द होना? म्यूकर माइकोसिस और ब्लैक फंगस। एक बहुत अच्छी बात यह है कि बिकॉज आप मीडिया में इतना ब्लैक फंगस हो गया है, इतना म्यूकर माइकोसिस हो गया है, थोड़ा सा तो भय है, लेकिन आज या कल या 3 दिन से मैं जो ओपीडी देख रहा हूँ उसमें जो पेशेंट्स जो आ रहे हैं वो बहुत अर्ली सिम्टम के साथ आ रहे हैं। ठीक है, भयभीत लोग भी आ रहे हैं, लेकिन अर्ली सिम्टम से मैं बीमारी को पकड़ रहा हूँ। सबसे अर्लीस्ट सिम्टम क्या है? अर्लीस्ट जो सिम्टम है वो है सिर में दर्द, एक साइड का सिर में दर्द, आंखों के पास, आंखों के पीछे दर्द, हल्की हल्की ब्लरिंग ऑफ विजन, मतलब थोड़ा धुंधलापन, एक साइड ऑफ द फेस के ऊपर नमनेस, मतलब सेंसेशन आपकी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है। ये बहुत अर्ली सिम्टम है, और इसी में अगर हम म्यूकर माइकोसिस को पकड़ लेते हैं तो वो पेशेंट हमारे 80 से 90% ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर अतुल मित्तल, एक और नाक का स्टफीनेस होना, नाक का भरा भरा रहना, हल्का हल्का ऑर्बिटल पेन, मतलब जिसे कहते हैं ना, रात को थक के, आप सब पत्रकार लोग थक के जाते हो रात में, हल्का हल्का आंखों के आगे दर्द रहता है, वो हल्का हल्का दर्द म्यूकर माइकोसिस का सिम्टम हो सकता है। डॉक्टर साहब, राहुल शर्मा जी हमारे सवाल करना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि भय का माहौल है, जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम तो इस तरह के आ रहे हैं कि कुछ लोग जो है भय में आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि आपने कहा कि ये बीमारी पहले से चली आ रही है, लेकिन अभी क्योंकि कोरोना की वजह से, लो इम्यूनिटी की वजह से ये तेजी से पनप रही है। अच्छा, कोरोना तो पहले से ही महामारी घोषित है, ऐसे में ब्लैक फंगस को भी सरकार ने जो है महामारी घोषित कर दिया, तो ये जो भय है ये तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा भी एक तरीके से क्रिएटेड है। आप क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, जो भय है वो वास्तविक रूप में प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे मरीज है वो बहुत हल्के सिम्टम वाले हैं। हमारे एक मरीज की जान भी गई है हमारे हॉस्पिटल में। कई लोग ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पे भी हैं, जा सकते हैं। सर ये अभी सारे सब है तो साइड इफेक्ट्स कोरोना का ही ना। राहुल जी आपकी बात बिल्कुल सही है। एपिडेमिक और एंडेमिक, पैंडेमिक इसलिए घोषित होता है कि ताकि सप्लाई चेन मैनेज हो जाए। एग्जैक्टली। कुछ भय अच्छे होते हैं राहुल जी, बीमारी का भय अच्छा है क्योंकि मैं उसको जल्द पकड़ सकता हूं। अगर मैं 1 तारीख से 15 तारीख देखूं और 15 से 25 तारीख देखूं, उसमें ये अंतर दिख रहा है कि जो बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई थी आज वो कम है। तो आप पत्रकारिता में जो लिखते हो वो नॉलेज देते हो, उस नॉलेज के बाद में डाइजेस्ट करके मैं कितना भयभीत होऊंगा वो अपनी पर्सनालिटी पे भी है, और कितना मैं जागरूक होऊंगा। भय और जागरूकता में अंतर है। तो आप जागरूकता का काम कर रहे हैं, उस जागरूकता से बीमारी जल्दी पकड़ाई में आती है, कम पैसे में इलाज होता है और जल्दी ठीक हो जाती है। तो जरूरी है
कुछ लेवल तक भय अच्छा है, जी जी है ना? बिल्कुल डॉक्टर राहुल जी, मित्तल, इसलिए डॉक्टर मित्तल डराना यहाँ नहीं सवाल चाहते। आपसे चालू हो जाता है कि डॉक्टर साहब ने बताया कि भय जो है वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल ये आता है कि छोटे बच्चों को भी क्या ब्लैक फंगस हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो है इस समय में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। नहीं, ये सवाल मुझसे आज किसी और पत्रकार ने भी पूछा था। ब्लैक फंगस जो है उन्हीं लोगों में अभी जो देखा जा रहा है वो है कोविड के पेशेंट्स। बच्चों को कोविड हुआ है, उनको वो एसिम्प्टोमेटिक रहा है, मतलब उनको तकलीफ ज्यादा नहीं हुई है, उन्होंने स्टेरॉइड्स नहीं खाए हैं और उनमें डायबिटीज की चांसेस बहुत कम होते हैं। मेरे पास जो सबसे छोटा बच्चा जो आया है वो मतलब 22 साल का बच्चा है, जो कि मेरे पास सबसे कम उम्र का अभी म्यूकरमाइकोसिस के साथ आया है। मैंने अभी तक कोई फ्रैंकली स्पीकिंग कोई छोटा बच्चा 16 साल की उम्र का नहीं देखा है जिसको म्यूकरमाइकोसिस की बीमारी के साथ आया विद कोविड। फंगस बहुत सारे प्रकार की हो सकती है। उस फंगसों के प्रकार में 3 प्रकार की अलग अलग फंगस हैं, तीनों अलग अलग तरीके से एक्ट करती हैं, उनकी दवाइयां अलग अलग हैं और उनके आउटकम अलग अलग हैं। तो कैंडिडियासिस और एस्परजिलस दोनों जब बॉडी का इम्यून सप्रेशन होता है तब मिलती है शरीर में, इसीलिए तीनों फंगसेस का ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहलाती है। जब भी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तभी वायरस और फंगस आपको पकड़ लेगा। डॉक्टर साहब सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, क्या ये तीनों फंगस जो हैं जानलेवा हो सकती हैं? राजीव जी बहुत अच्छी बात पूछी। म्यूकरमाइकोसिस सिर्फ जान नहीं लेती, वो आंख भी लेती है, वो मॉर्बिडिटी भी कराती है और एक अपना लक्षण छोड़ जाती है, कभी डिसफिगरमेंट, कभी आंख का चले जाना। कैंडिडियासिस जान लेती है। एस्परजिलस 10 से 12% में ब्लड कैंसर के मरीजों में मृत्यु का कारण बनती है। तो फंगस है, शरीर में फैलेगी, आप नहीं पकड़ोगे तो वो अपने अधीन बना के आपको मृत्यु को प्रस्तुत कर देगी। तो तीनों से जान जा सकती है, इसको जानना आवश्यक है। सर, आप लोगों से हमारा निवेदन ये है कि आप अपनी लेखिका से लोगों तक चीजें पहुंचाएं जिससे पढ़ के वो ज्ञान लें। कोरोना इज ऑल अबाउट ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेट होगा पब्लिक वो फॉलो करेगी, जिसमें मास्क, वैक्सीनेशन और स्टेरॉइड का सही यूसेज। स्टेरॉइड को बदनाम मत करना, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो अगली वेव में स्टेरॉइड ना लेने की वजह से परेशानी हो। स्टेरॉइड लेनी है, राइट टाइम तक लेनी है, राइट डोज में, और अपने बिना डॉक्टर से बिना पूछे नहीं लेनी। और हमारे को, मैं और डॉक्टर अतुल मित्तल अभियान चला रहे हैं, टाउन बाय टाउन, खूंटी डिस्ट्रिक्ट हो, नेवादा डिस्ट्रिक्ट हो बिहार में, लोगों को, डॉक्टरों को एजुकेट करना कि राइट डोज स्टेरॉइड की क्या है। तो ये भी ज्यादा आवश्यक है। कोविड में कब स्टार्ट करनी है? अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हो तो आपको स्टेरॉइड की जरूरत नहीं है। ओनली जब ब्रीथिंग में आपको प्रॉब्लम है तभी स्टेरॉइड लेना है। अंजलि, आप सवाल करना चाह रहे थे डॉक्टर साहब से? नहीं, मैं ये क्वेश्चन ये कर रही हूँ राजीव जी। डॉक्टर अतुल, आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो फंगस है ये सिर्फ इंडिया में ही क्यों आया? ये अदर्स जगह पर भी कोविड हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन ये फंगस वहां तक क्यों नहीं पहुंचा? ये फंगस सिर्फ इंडिया में क्यों है? इसका कारण बताइए जरा। ऐसा कोई वो नहीं है कि ये इंडिया में ही क्यों आया है, ये हर जगह है। इंडिया में ये बैलून की तरह है, ये एपिडेमिक की तरह है। और जो जितने इस बार की जो वेव आई है वो बहुत एक्यूट कर्व आया है, एकदम सडनली कोविड के पेशेंट बढ़ गए। उस वक्त बोखलाहट में लोगों ने घर बैठ के स्टेरॉइड ले लिए, लोगों ने, डॉक्टरों ने भी, जिनको नॉलेज कम थी कोविड को ट्रीट करने की, उन्होंने स्टेरॉइड जल्दी स्टार्ट कर दिए। पेशेंट्स डिमांड करने लगे स्टेरॉइड लेने की। तो एक जो प्रोटोकॉल्स थे, जो हमारे डिफाइंड प्रोटोकॉल्स थे, उनको फॉलो नहीं किया गया। अब 1 से 7 दिन तक केवल एक ही इलाज है कोरोना का, कि केवल पैरासीटामोल देनी है। आप अभी प्रिस्क्रिप्शन देखिए, किसी भी देखिए, सब अपने घरों में दवाइयां लेके रखे हुए हैं, सब खाना शुरू कर देते हैं अगर कोविड पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन ये चीज यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस में ये चीज नहीं होती। वो वहां पर एक स्ट्रिक्ट रेजिम फॉलो की जाती है। इस दवाइयां आपको मार्केट में नहीं मिलती है, दवाइयां ड्रग स्टोर पे नहीं मिलती है, दवाइयां जो मिलती है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर तो मेन कारण जो ये आया है, सेल्फ मेडिकेशन इज द कॉज ऑफ सच अ
devastating mucormycosis. सर एक श्वेता, क्वेश्चन जी, श्वेता मेरा आप कुछ क्वेश्चन ये पूछना था चाह कि रहे अभी हाँ डॉक्टर राहुल ने अभी बताया था कि ज्यादा स्टीम लेने से भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो स्टीम कितनी लेनी चाहिए? मैम मेरे हिसाब से तो स्टीम लेनी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। अच्छा। और लाइटर साइड ऑफ नोट पे मेरे को तो फायदा ये हुआ कि जो ब्लैक हेड्स थे नाक पे वो निकल गए, तो 1 या 2 बार काफी है स्टीरॉइड स्टीम लेना, इससे ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। एक और जोक सुना देता हूँ, जब भी स्टीम लेते हैं तो मेरे बर्न और प्लास्टिक सर्जरी वाले जो मित्र है उनका क्लिनिक और चल पड़ती है, क्योंकि आप जब स्टीम लेते हो तो पानी गिराते हो तो बर्न हो जाता है। तो स्टीम 1 या 2 बार काफी है, उससे ज्यादा का रोल उसमें नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, शिवराज मित्तल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं। जी शिवराज बताइए। हेलो। हाँ शिवराज बताइए आप। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैंने अभी एंटीबॉडी टेस्ट कराया था अपना, तो एंटीबॉडी मेरा स्कोर 20 आया सर जी। तो मुझे जानना है डॉक्टर साहब से कि मैं आगे वैक्सीन कब लगवा सकता हूँ? सर अगर आपको कोविड हुआ है तो 3 महीने तक आप जाके लगवा सकते हैं अपना टीका, 3 महीने तक। नहीं मुझे कोविड नहीं हुआ, लेकिन मुझे शायद एक्सपोजर हुआ, तो मैंने फुल बॉडी चेकअप तो सर आपका एंटीबॉडी है, इसका मतलब आपको कोविड एसिम्प्टोमेटिक होके निकल गया। अच्छा तो जब भी आपको लगा होगा आप अभी भी लगवा सकते हैं, और अगर आपको याद नहीं है तो आप इन दिनों में जब भी आपको मौका मिले लगवा लीजिए। अभिषेक भट्टाचार्य बहुत देर से हमारे जुड़े हुए हैं, हमारे साथी हैं जिन्होंने आज का ये मीटिंग जो ऑर्गेनाइज की है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले कहना चाहूंगा, मैं बस आप सभी लोगों का, पत्रकारों का धन्यवाद देना चाहूंगा। राजीव भैया आपका धन्यवाद देना चाहूंगा, जिस तरह से आप लोगों ने ये अवेयरनेस कैंपेन चलाया है, लोगों तक मैसेज पहुंचाया है, कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं कोविड से, आपका ब्लैक फंगस से। तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोग इसी तरह से अच्छा काम करते रहें और लोगों को जागरूक करते रहें। थैंक यू वेरी मच। सर एक HIV पॉजिटिव लेडी है, क्या उन्हें वैक्सीन लगवाना चाहिए? एक क्वेश्चन आ रहा था बराबर बात की। तो कोवैक्सीन लगवा सकते हैं, ऐसा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, कितना वो इम्यूनिटी माउंट करेगी ये कहने वाली समस्या है, क्योंकि अभी हम नहीं जानते कि हीमेटोलॉजिकल पेशेंट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट पेशेंट के बाद वैक्सीन तो लगा रहे हैं, वो कितना इम्यूनिटी डेवलप कर पाएंगी, बट लगाना जरूर चाहिए। और 3 महीने बाद वैक्सीन के लास्ट डोज के बाद इम्यूनिटी चेक करनी चाहिए, जिसे न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी कहते हैं। अगर वो पॉजिटिव है, मतलब बन रही है, तो इसका मतलब HIV वेल कंट्रोल्ड होगा और वो मास्क पहन के रखेंगे। बिल्कुल धन्यवाद। जयप्रकाश जी हैं दिल्ली से, जयप्रकाश सिंह बताइए। जयप्रकाश जी। डॉक्टर राहुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि बच्चे जो घरों में हैं इस समय पे, कि जैसे उनकी नाक में कोई दिक्कत आने लगती है, बच्चे उंगली डालते रहते हैं, कई बार खुजाते रहते हैं, अगर उससे भी क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि ब्लैक फंगस हो जाए, या उनकी नाक में किस तरह का, हमारे को क्या कहते हैं घर वाले के, ज्यादातर आपने देखा हो घर के अंदर इलाज जो है घरेलू उपचार करते रहते हैं, गर्म तेल डाल देते हैं, तो क्या वो फायदेमंद रहता है या नुकसान दे सकता है? जो आप ऑयल या देसी घी वगैरह हम लोग यूज करते हैं, दे आर ओल्ड प्रैक्टिसेस एंड बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। उसके कारण ब्लैक फंगस नहीं आएगा। ब्लैक फंगस तभी आएगा जब मेरी इम्यूनिटी कम हो। अगर हम तेल डाल रहे हैं, केवल इसलिए डाल रहे हैं कि पपड़ी नहीं बने, जैसे आजकल समर्स का मंथ है, आजकल AC बहुत इस्तेमाल होता है, ड्राई हीट की वजह से पपड़ी बन जाती है। अगर हम उसको ऑयलिंग करेंगे तो नोज तर रहती है, उसमें क्रस्ट नहीं जमेगा तो नाक से खून नहीं आएगा और इरिटेशन, वो पर्पस सॉल्व करती है। इनफैक्ट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, अभी कई पेशेंट्स जो मेरे ब्लैक फंगस से ट्रीट हो चुके हैं, जिनको मैंने क्योर कर दिया है और उनके अभी ड्राइनेस बहुत है, पपड़ी बहुत बन रही है, उसमें मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ एज ए लोकल इंग्रेडिएंट एंड इट इज वर्किंग। कि हम प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं? अगर हमारा शुगर लेवल भी ठीक है, एक नॉर्मल आदमी है, तो वो इसके लिए प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए उसको, खाने पीने में या और भी कुछ एलोपैथी वगैरह ऐसे कुछ मेडिसिन वगैरह? कोई प्रिकॉशन नहीं देना है, आप निश्चिंत रूप से रहिए। ओनली टेक्निक इज बेसिक अपनी टेक्निक्स, हाथ धोना, मास्क लगाना, हैंड वॉश टेक्निक्स, इनको फॉलो कीजिए, हाइजीन टेक्निक्स फॉलो कीजिए,
आपको नॉर्मल म्यूकर माइकोसिस नहीं होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। म्यूकर माइकोसिस ठीक है आपकी सर, नाक थैंक के अंदर बैठा हुआ है, आपको तक नहीं कर रहा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वाकई इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और समस्त पत्रकारों की तरफ से आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू जी। नमस्कार।